हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको सीए फाउंडेशन का जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस लॉज का, उसका चैप्टर नंबर 5 द कंपनीज एक्ट 2013 स्टार्ट कराने जा रहा हूं। तो गाइज इसमें हम सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे। स्टार्ट। द कंपनीज एक्ट 2013 वाज इनेक्टेड टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द कंपनीज। द कंपनीज एक्ट 2013 was preceded by the कंपनीज एक्ट 1956 1956 को रिप्लेस करके बनाया गया 2013। ठीक है जी। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, कंपनीज इंगेज इन द जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, any other company governed by the special act for the time being in force, such body corporate which are incorporated by any act for the time being in force, such body corporate which are incorporated at any act for time being in force। और उसके साथ अब हम बात करेंगे कंपनी का मीनिंग क्या है। सो अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, अ कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट, मतलब कोई भी कंपनी जो इस एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेटेड हुई है या इससे रिलेटेड कोई प्रीवियस एक्ट से भी रजिस्टर्ड हुई है। जैसे पिछला एक्ट हमारा कौन सा था, द कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर भी जो रजिस्टर्ड हुई है वो भी कंपनी ही कहलाएगी। ठीक है। तो उसके फीचर्स क्या हैं। एक तो पहला फीचर है सेपरेट लीगल एंटिटी, दूसरा परपेचुअल सक्सेशन, तीसरा अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, चौथा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और पांचवा कॉमन सेल। गाइज ये सारा कुछ आप +1 ऑनवर्स पढ़ते आ रहे हैं, ये आपके लिए कुछ भी नया नहीं है। तो अब हम नया पोर्शन है वो जो करते हैं वो है व्हाट इज कॉर्पोरेट वेल थ्योरी। सो कॉर्पोरेट वेल थ्योरी कहती है कि इट रेफर्स टू द लीगल कंसेप्ट वेयर बाय द कंपनी इज इनडेफिनेटली आइडेंटिफाइड सेपरेटली फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। The term corporate veil refers to the concept that members of a company are shielded from the liability connected to the company's action. If the company incur any debt or contravenes any law, the corporate veil concept implies that members shouldn't be liable for those errors. In other words, they enjoy corporate insulation. Thus, the shareholders are protected from the acts of the company। ठीक है गाइस। उसके बाद दूसरा है इसका पॉइंट, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। द फॉलोइंग आर द केसेस वेयर कंपनी लॉ डिसरिगार्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी और द प्रिंसिपल दैट द कंपनी इज ए लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स और मेंबर्स। और उसमें क्या है, टू डिटर्मिन द कैरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, दैट इज टू फाइंड आउट वेदर company enemy or friend, or to protect revenue or tax, to avoid a legal obligation, formation of subsidiaries to act as agent, and company formed for fraud or improper conduct or to defeat law। right guys। तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज अंडर द एक्ट। सो पहला क्या है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी आपको पता है लिमिटेड बाय शेयर, जितने पैसे लगाए हैं वहां तक ही उतनी वैल्यू तक ही वो लिमिटेड है। ठीक है। उसके बाद गारंटी जितनी उन्होंने दी है ऑन द बेसिस ऑफ गारंटी, एंड अनलिमिटेड कंपनी जिसमें शेयर होल्डर्स की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड अनलिमिटेड रहेगी इस केस में। एंड ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स 1% कंपनी, इसको हम नेक्स्ट डिटेल में भी बात करेंगे अगली वीडियो में। प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, ये बड़ा कुछ आप +1 में बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ चुके हो। ठीक है। तो बेटर टू रेफर दोज बुक्स, क्योंकि वो हमारी बेसिक्स बुक्स होती हैं। ठीक है जी। तो उसमें उसके बारे में आपको डिटेल मिल जाएगा। राइट गाइस। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। तो होल्डिंग कंपनी जो किसी दूसरी कंपनी को नियंत्रण करती है, और सब्सिडरी कंपनी जो कि होल्डिंग कंपनी के अंडर होती है। ठीक है जी। तो मान लो जैसे ABC एक कंपनी है, उसने आगे एक XY कंपनी फ्लोट की है, तो ये आपकी होल्डिंग कंपनी आ गई और XY सब्सिडरी कंपनीज आ गई। एसोसिएट कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो जॉइंट वेंचर की तरह होती हैं। ठीक है। और उसके बाद ऑन द बेसिस, ये था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। अब है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एसेस टू कैपिटल। लिस्टेड कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड होती हैं,
किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में इंडिया में लिस्टेड होंगी वो लिस्टेड कंपनी है, जो किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होंगी वो क्या है, अनलिस्टेड कंपनीज। और अदर कंपनीज कौन सी हो सकती हैं गाइस? सो वो हो सकती हैं गवर्नमेंट कंपनीज जिनकी 51% कैपिटल ओन्ड बाय गवर्नमेंट, और फॉरेन कंपनीज रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव, वो सेक्शन 8 के अंडर कवर होता है कंपनीज एक्ट में। और डोरमेंट कंपनीज फॉर फ्यूचर प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, प्रोजेक्ट्स के लिए बनाई जाती हैं, जो अभी एक तरह से देखा जाए तो वो इनएक्टिव कंपनीज होती हैं, डन जिन्होंने अभी कोई मेजर ट्रांजैक्शन नहीं की होती। ठीक है जी, तो इस पे और इसमें ज़्यादा फर्क नहीं होता। डोरमेंट कंपनी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनाई जाती हैं, और इनएक्टिव कंपनी की अभी इनएक्टिव है, कोई खास ट्रांजैक्शन उसमें नहीं हुई। ठीक है जी। और उसके बाद निधि कंपनीज। सो निधि कंपनीज और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटीज मीन्स अ कंपनी which the central government may by the notification in the official gazette declare to be a निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। और उसके बाद जी क्या है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और उसमें क्या आएगा गाइस, LIC, IDFCI, UTI एंड इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये तरह की कंपनीज भी आपने अच्छी तरह इसको अंडरस्टैंडिंग कर पता है कि पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होती हैं। तो गाइज इसी के साथ ये वीडियो मैं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन इसकी समझ आ गई होगी। ठीक है जी, इसमें मैक्सिमम पोर्शन आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस, जूनियर क्लासेस, क्लास +1 में इसका बिजनेस स्टडीज़ में फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज के पोर्शन में इसका बारे में पढ़ा था। ठीक है जी, बिजनेस फॉर्म्स में भी इसको पढ़ा था। ठीक है जी, तो आप इसको एक बार कंटिन्यू दोबारा करने के लिए, अगर आप कुछ पोर्शन भूल रहे हो तो उस चैप्टर को क्लास +1 में जाके बुक से एक बार पूरा डेप्थ में इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। ओके जी, विशिंग यू गुड लक।